This call is now being recorded. Hello, good evening everyone. तो हमने पहला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं TANM02 जो कि जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो चलिए अभी हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरे चैप्टर में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वह है अंकगणित व्यंजक यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो आखिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या फिर अंकगणितीय व्यंजक होते क्या है? देखिए जहां संख्याओं के साथ ऐसे व्यंजक यानी या फिर ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमने पहले चैप्टर में पढ़े हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये जुड़े हुए होते हैं, उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जहां पर केवल संख्याएं हो और वे संख्याएं किसके साथ जुड़ी हुई हो? इन चारों ऑपरेशंस के साथ। ठीक है, चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यह दिया गया है 2 + 5। इसमें यदि हम देखें पहले उदाहरण में तो एक तो हमें संख्याएं दी गई हैं, उसके साथ साथ हमें क्या दिया गए हैं? ये ऑपरेशन चिन्ह दिए गए हैं। तो ऑपरेशन के साथ संख्याएं जुड़ी हुई हैं आपस में, तो यह हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक होगा यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी हमको कुछ संख्याएं दी गई हैं और वे संख्याएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? वे संख्याएं आपकी इन ऑपरेशन या फिर संक्रियाओं के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें भी हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। सेम ऐसे ही तीसरे उदाहरण में भी कुछ संख्याएं दी गई हैं और वो सभी संख्याएं किनसे जुड़ी हुई हैं? इन चारों संक्रियाओं यानी कि ऑपरेशंस से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें भी हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि अंकगणितीय व्यंजक कहेंगे। तो आपको केवल दो चीजें चेक करनी है अंकगणितीय व्यंजक में। एक तो क्या होनी चाहिए? संख्याएं होनी चाहिए। दूसरे वे सभी संख्याएं आपकी ऑपरेशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कौन से ऑपरेशन? प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। चलिए तो अभी हमारे एक उदाहरण दिया है, उदाहरण को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है क्या व्यंजक 5 × 4 - 3 + 7 एक अंकगणितीय व्यंजक है? चलिए आप बताइए क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है? कमेंट में आपको y और n लिख के बताना है। कमेंट में आपको y और n लिख के बताना है क्या यह हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को कमेंट करना है क्या व्यंजक 5 × 4 - 3 + 7 एक अंकगणितीय व्यंजक है? जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़ रहे हैं सभी बच्चे टाइम से जुड़ा करें। सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास से टाइम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी भी काफी बच्चों ने कमेंट में उत्तर नहीं दिया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर करें सभी बच्चे। हमें यह व्यंजक दिया गया है 5 + 4 - 3 + 7। क्या यह एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या फिर अंकगणितीय व्यंजक है? हाँ जी बताइए हिमांशी, कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेस किया है? ठीक ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इस व्यंजक में केवल संख्याएं दी गई हैं कुछ, और इनके अलावा यहाँ पर हमें ऑपरेशन के द्वारा ये जुड़ी हुई है। ये संख्याएं किनके द्वारा जुड़ी हुई है? ऑपरेशंस के द्वारा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चार ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। तो हम कहेंगे कि हाँ यह एक अंकगणितीय व्यंजक है या फिर एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए यह सभी को क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1, और पोल सेक्शन में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्या व्यंजक 9 + 3 - 7.5 एक अंकगणितीय व्यंजक है? ऑप्शन ए और बी में से चुने। यदि है तो हाँ लिखें, नहीं है तो ना लिखें।
पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी को। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्या व्यंजक 9 + 3 - 7.5 एक अंक गणितीय व्यंजक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड्स। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1 टाइम से। चलिए, अभी जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 + 3 - 7.5। तो देखिए, हमें एक तो संख्याएं दी गई हैं 9, 3 और 7.5। अच्छा, चाहे संख्याएं कैसी भी हो, चाहे आपकी दशमलव की संख्या हो, चाहे भिन्न हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, संख्या होनी चाहिए किसी भी तरीके की संख्या हो। ठीक है, और ये सभी किससे जुड़ी हुई हैं, ये सभी इन ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब यह है हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक होगा या फिर एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर तो हो गया है ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखना है और सही उत्तर को पोल सेक्शन में लिखना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, साक्षी ग्रो की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है। ये तो स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन आपको इसलिए नहीं दिख रही होगी शायद क्योंकि आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे होंगे। यस सर। तो आप किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जहां आपके नेटवर्क अच्छे आते हैं। सर आज ठीक है, नेट नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप सुन सकती हैं क्लास को। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? ऑप्शन ए आपको दिया गया है 2 - 78 × 171 - 7। ऑप्शन बी आपको दिया गया है 54 × 2.5 - 3 × 2 + 7। ऑप्शन सी आपको दिया गया है 2 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर × 5 - 6 माइनस में 17। और ऑप्शन डी आपको दिया गया है y + 2 - 37 × 2। ध्यान से सॉल्व करना है बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। एक बार ही आप यदि चाहें, साक्षी ग्रुप की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन भी कर सकती हैं। चलिए, 15 सेकंड, 15 सेकंड और बचे हैं। देखिए, आप परिभाषा से देखिए, जो भी परिभाषा आपको बताई गई है, परिभाषा से पहचानने की कोशिश करें कि यदि आपकी संख्याएं हैं और संख्याएं किनसे जुड़ी हुई हैं, आपस में संख्याओं के साथ संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस हैं, तब तो वह न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। यदि उनके अलावा कुछ और चीज है तो नहीं होगा। तो कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, टाइम से जुड़े, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दे पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें केवल संख्याएं हो और संख्याएं किसके साथ जुड़ी हो, संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस के द्वारा जुड़ी हुई। तो देखिए सबसे पहले मैं देखता हूँ ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में क्या है, यह संख्या है, यह संख्या है, यह भी संख्या है, यह भी संख्या है। इनमें यदि आप देखेंगे तो बीच बीच में ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं लगी हुई है। तो इसका मतलब यह तो हमारा होगा अंक गणितीय व्यंजक होगा। हमें बताना क्या है कौन सा नहीं है। ऐसे ही सेम यदि आप ऑप्शन 2 देखेंगे, ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी भी आपकी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा, देखिए अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर 2+7 जो है यह ब्रैकेट में बंद है, इन दोनों के बीच में तो कोई संक्रिया ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए ऐसे लिखा है कोई भी संख्या तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 54 गुणा 2.5 माइनस 3 गुणा 2+7। तो यह भी हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह होगा। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर गुणा 5 माइनस 6 माइनस 17। अब हो सकता है कुछ बच्चों को यह लग रहा हो कि सर यहाँ तो स्क्वायर लिखा हुआ है, हो सकता है इस वजह से यह नहीं होगा, तो यह गलत है। देखिए स्क्वायर करने पर भी तो एक संख्या ही प्राप्त होगी। मान लीजिए मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 गुणा 5 माइनस 6 माइनस 17। तो देखिए यहाँ भी संख्याएं हैं सभी, और सभी संख्याएं इन ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। तो यह भी हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि अंक गणितीय व्यंजक होगा। उसके अलावा चलते हैं हम ऑप्शन डी पर। तो ऑप्शन डी में यदि आप देखेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पर y लिखा हुआ है सबसे पहले। तो यह ना तो कोई संख्या है y और ना ही हमारा क्या है कोई भी ऑपरेशन है यानी कि संक्रिया है। तो संख्याएं और संक्रियाओं के अलावा कोई चीज है, यदि कोई भी इनके अलावा चीज आती है तो वह एक अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि हमें वही छांटना है कि कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? जिन भी बच्चों ने गलत किया था सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के। क्या हाँ जी, साक्षी ग्रुप की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए, कोई डाउट है क्या? साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है? ठीक है, जिसका भी सही है बहुत अच्छी बात है। किसी स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आया है तो वो एन लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम पढ़ते हैं अचर यानी कि कांस्टेंट। देखिए अचर क्या होता है? अचर वह होता है जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान बार बार बदलता नहीं है, स्थिर होता है, उसे हम अचर कहते हैं। अच्छा अब अचर में क्या आएगा? अचर में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूँ 2। तो 2 यदि आप देखेंगे तो 2 का मान फिक्स होता है, 2 का मतलब हमेशा ही 2 होता है। इसका मान ऐसा नहीं है किसी क्वेश्चन में तो 2 हो जाए, किसी क्वेश्चन में 5 हो जाए, किसी क्वेश्चन में 10 हो जाए। 2 का मान 2 ही रहता है हर एक क्वेश्चन में। तो जिसका मान स्थिर होता है, बदलता नहीं है, उसे हम अचर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, सारी संख्याएं, जितनी भी प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं वह सभी अचर की श्रेणी में आती हैं या फिर कांस्टेंट की श्रेणी में आती है। उदाहरण के लिए आपको काफी संख्याएं लिखकर दी भी गई हैं, -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, 89.62। चाहे कोई दशमलव की संख्या हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे और भी कोई संख्या हो, तो सारी ही प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह अचर होती हैं या फिर कांस्टेंट होती हैं, क्योंकि हर इन संख्याओं का मान नहीं बदलता है। कभी भी संख्याओं का मान बदलता नहीं है,
इसलिए वह कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आप कहीं भी संख्याओं को देख लें, आप हमेशा कह सकते हैं यह अचर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में आपको लिखकर दिखाया भी गया है कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। आपको बताना है क्या y अचर है, क्या y अचर है, हाँ और नहीं। यदि हाँ तो ऑप्शन ए लिखें, नहीं तो ऑप्शन बी लिखें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा। ये इसमें सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए और सही उत्तर आने चाहिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करें, काफी बच्चे इसे भी गलत कर रहे हैं। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। 10 सेकेंड। काफी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से उत्तर करें बेटा। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या पूछा गया है, क्या y एक अचर है क्या। तो देखिए हमने पढ़ा है अचर वह होता है जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्या y का मान है क्या कोई, क्या y की कोई वैल्यू होती है क्या। देखिए आपने देखा भी होगा कई बार हम एक्स वाई को गणित के क्वेश्चंस में यूज करते हैं, लेकिन इनका मान जो है, इनका मान मान लीजिए किसी क्वेश्चन में तो कुछ आता है और किसी क्वेश्चन में कुछ आता है, यानी कि क्वेश्चन के आधार पर इनका मान बदलता रहता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मैं आपको दो क्वेश्चन लिख कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक समीकरण है y प्लस 2 बराबर 3 और एक समीकरण है y माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, अभी हमें इन दोनों ही प्रश्नों में y का मान निकालना है। तो चलिए दोनों प्रश्नों में y का मान निकालते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2। तो y का मान क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया है। जबकि यदि मैं यहाँ पर इसका मान निकालता हूँ तो -2 को मैं इधर ले जाता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ, तो यह प्लस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 3 प्लस 2। तो y का मान यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो यदि आप देखेंगे तो देखिए इस प्रश्न में तो y का मान आया है 1, इस प्रश्न में y का मान आया है 5। दोनों प्रश्नों में y है, लेकिन y का मान अलग अलग आ गया है। लेकिन हमारे अचर की परिभाषा तो कहती है कि मान स्थिर रहना चाहिए, मान बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मान बदल रहा है, तो इसका मतलब यह अचर या फिर कांस्टेंट नहीं होगा। यह हमारा क्या होगा, यह हमारा चर होगा जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, नहीं, कि हमारा y एक अचर नहीं है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जो भी आपकी गणित में अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर आते हैं, जैसे कि x, y, a, b, c, z, f और जो भी इत्यादि आपके अक्षर आते हैं, वह सभी अचर नहीं होते हैं, वह सभी ही कांस्टेंट नहीं होते। तो यदि संख्याएं आ रही हैं तो वो कांस्टेंट होंगी, लेकिन यदि संख्याएं नहीं आ रही हैं तो वो कांस्टेंट नहीं होंगी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि कहीं पर भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं तो वह आपके कांस्टेंट नहीं होंगे। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन बी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
व्यंजक m+3 में अचर क्या है। यानी कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है m+3, इसमें आपको बताना है अचर यानी कि कांस्टेंट क्या है। क्या m कांस्टेंट है या फिर 3 कांस्टेंट है या फिर पूरा m+3 ही कांस्टेंट है। ध्यान से सोचें और सोच विचार कर अपना उत्तर पोल सेक्शन में करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। आपको बताना है अचर क्या है। अचर यानी कि कांस्टेंट जिसका कि मान नहीं बदले। यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप कोई अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करें। चलिए 15 सेकेंड 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। बेटा कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, उत्तर नहीं करेंगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, m+3 दिया गया है। आपको अभी बताया गया था कि जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं वह सभी क्या होते हैं, वह सभी अचर नहीं होते हैं। जबकि जो भी संख्याएं होती हैं वह आपकी अचर होती हैं। तो संख्या इसमें क्या है, देखिए पूरे व्यंजक में संख्या है केवल 3, तो इसका मतलब केवल 3 हमारा क्या होगा, अचर होगा। ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर m+3 क्यों नहीं होगा, तो देखिए m यहाँ पर m क्या है, m है यहाँ पर चर जिसका की मान बदलता रहता है। m का मान स्थिर नहीं है, m का मान बदलता रहता है। तो m का मान जब बदलेगा, मान लीजिए m का मान 1, मान लीजिए m का मान 1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1+3, इसका मान 4 हो जाएगा। मान लीजिए m का मान 2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2+3, इसका मान 5 हो जाएगा। तो देखिए m का जैसे जैसे मान बदल रहा है इस पूरे का भी मान बदलेगा। यानी कि यदि m का मान फिक्स नहीं है तो इसका मान भी फिक्स नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए m का मान चाहे कुछ भी हो, हमारे 3 के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 तो 3 ही है, हमेशा 3 ही रहेगा। तो इसके क्योंकि इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हुआ कि 3 एक अचर है। क्या क्लियर है सभी बच्चों को, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्यंजक हमें ऐसा ही एक और एक्सप्रेशन दिया गया है, 2y+3z में अचर क्या है। आपको बताना है इसमें अचर यानी कि कांस्टेंट क्या है। पोल सेक्शन में ही उत्तर करना है क्वेश्चन नंबर 5 पर। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। ध्यान से उत्तर करना है बेटा, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करें। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 15 सेकंड। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं किए हैं। चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं उन बच्चों के लिए। सभी अपना उत्तर करें बेटा। 10 सेकंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। ठीक है। चलिए, अभी सभी बच्चे एक बार कमेंट में उत्तर करके बताएं कि आपने पोल में क्या आंसर किया है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में उत्तर करके बताएंगे। सभी बच्चों को कमेंट में उत्तर करना है, जो भी आपने पोल में उत्तर किया है। सभी बच्चे कमेंट करें बेटा। किन्हीं दो बच्चों ने ऑप्शन डी उत्तर किया है। ईमानदारी से बताएं किसने किया है। ऑनेस्टली बताना है ईमानदारी से, किस बच्चे ने ऑप्शन डी उत्तर किया है। जल्दी से बताएं। ठीक है। देखिए, हमें क्या दिया गया है, व्यंजक, हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 2y+3z। इसमें देखिए आपको बताया गया है अचर क्या होता है। आपकी जो भी गणित की संख्याएं होती हैं वह सारी अचर हैं, कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसमें आपकी गणित की कौन कौन सी संख्या आ रही है, 2 और 3। इसको यदि आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा y+3 गुणा z। अभी देख सकते हैं आप, इसमें आपकी दो संख्याएं आ रही है, कौन कौन सी, 2 और 3। तो यही आपकी अचर होगी, या फिर यही आपके क्या होंगे, यही आपके कांस्टेंट होंगे। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर सही होगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं चर, यानी कि वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल वर्ड कहाँ से आया है, वेरिएबल वर्ड आया है वेरी से। वेरी से, वेरी मतलब क्या है, जो का जिसका मान बदलता रहता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका मान फिक्स नहीं है। तो हमारी चर की भी वही परिभाषा होती है, बिल्कुल अचर के अपोजिट होती है। अचर के बिल्कुल विपरीत है, कि जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे चर कहते हैं। अब देखिए, जो भी आपकी गणित की संख्याएं हैं उन सभी का मान तो स्थिर होता है। मान लीजिए 3 है, तो 3 का मान तो 3 ही रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। कहीं पर -10 है तो -10 का मान -10 ही रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जो भी गणित की संख्याएं हैं वो तो चर नहीं होती, क्योंकि उनका मान तो स्थिर रहता है। और हमारी चर की परिभाषा क्या होती है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे चर कहते हैं। तो इसका मतलब हमारी सारी गणित की संख्याएं तो चर नहीं होगी। तो कौन सी चीजें हमारी चर होंगी,
जितने भी आपके गणित में जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं ना, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया इत्यादि, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं वह सभी आपके क्या होते हैं, वह सभी आपके चर होते हैं, यानी कि वेरिएबल होते हैं। जैसा अभी आपको वाई के लिए बताया भी गया था कि इनका मान क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि इनका मान प्रत्येक क्वेश्चन के लिए क्या क्या आएगा। हर क्वेश्चन के लिए अलग हो सकता है, तो हर क्वेश्चन में क्योंकि ये अपना मान बदल लेंगे, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि ये चर है, यानी कि वेरिएबल है, इनका मान स्थिर नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अच्छा चर भी एक संख्या को ही दर्शाता है। चर भी ऐसा नहीं है कि कुछ और चीज है, चर भी दर्शाएगा एक संख्या को ही। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था वाई का, एक क्वेश्चन हमने लिया था y-2 + 3 और एक क्वेश्चन लिया था हमने y+2 = 3। इसमें y का मान आया था 1, इसमें y का मान आया था 5। यह भी जो आपके होते हैं चर, यह भी दर्शाएंगे एक संख्या को ही, लेकिन उन संख्याओं का मान हमेशा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे y का मान आया 1, यहाँ पे y का मान आया 5, तो संख्याएं लेकिन अलग अलग संख्याएं आ गई, तो इसका मतलब यह हमारे चर होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा उत्तर क्या, हमारा एक नोट क्या आ गया, नोट हमारा आ गया है एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट NIMPXYZ इत्यादि का प्रयोग करेंगे। तो आप यदि कहीं पर इन प्रकार का कोई अक्षर देखें तो आप कह सकते हैं कि यह एक चर को दर्शाते हैं या फिर एक वेरिएबल को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या यह सभी को क्लियर है? क्लियर है, तो अभी आपको क्वेश्चन 6 सॉल्व करना है। क्या y एक चर है? पोल सेक्शन में उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या y एक चर है? क्या हाँ और नहीं बताना है। यदि है तो y लिखें, ऑप्शन ए लिखें, यदि नहीं है तो ऑप्शन बी लिखें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्या y एक चर है? मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, वो बस कुछ भी उत्तर कर देते हैं। अच्छा, अशोक कुमार की आईडी से 2 स्टूडेंट हैं, बेटा अपने आप को म्यूट पे कर लें। सर मैंने गलती से बी लिख दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से 15 सेकंड और हैं, जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं जल्दी से आंसर करें। 15 सेकंड और हैं। कोई 2 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल उत्तर नहीं कर रहे हैं। बेटा आपका नाम कल बताया जाएगा, जो भी उत्तर नहीं कर रहे हैं ना, जब कल रिजल्ट दिखाया जाएगा पोल सेक्शन वाले, तब आपका नाम बताया जाएगा। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम सब। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा? क्या y एक चर है क्या? तो देखिए y बिल्कुल हमारी एक संख्या नहीं है, एक इंग्लिश का अल्फाबेट है, तो यह हमारा एक चर है। तो हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल यह एक चर है। हमने देखा भी था 2 क्वेश्चन के थ्रू, एक में y का मान 1 आया था, एक में y का मान 5 आया था। दोनों क्वेश्चन में y का मान अलग अलग आया था, यानी कि y का जो मान है वह क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा था। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इसका मान स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजक एक एक्सप्रेशन दिया गया है x-7। इसमें आपको बताना है कि चर क्या है, चर कौन सा है, x है, 7 है, या पूरा x-7 ही एक चर है।
जल्दी से पूल सेक्शन में उत्तर देंगे सभी बच्चे, सभी बच्चों को उत्तर करना है। हाँ जी, दयानंद धंधा की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, कोई डाउट है क्या आपका? आपने हैंड रेज किया है, वेरी गुड। कुछ बच्चों को उत्तर आ गए हैं, जल्दी से बचे हुए बच्चे भी आंसर करें। व्यंजक x माइनस 7 में चर क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन x माइनस 7? अच्छा, वो गुणा का चिन्ह नहीं है, वो x है। चलिए 15 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1, टाइम सब। चलिए, अभी जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है चर को हम किससे डिनोट करते हैं, फिर किससे दर्शाते हैं? चर को हम दर्शाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर से, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर इत्यादि में से कोई भी अक्षर ले सकते हैं। यहाँ पर हमें इस व्यंजक में या फिर इस एक्सप्रेशन में कौन सा अक्षर यूज किया गया है? एक्स। तो एक्स हमारा क्या है? एक चर होगा। एक्स हमारा एक वेरिएबल यानी चर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 7 का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 व्यंजक 2y² माइनस 3z³ में आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको चर ढूंढना है, यानी कि वेरिएबल। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। सभी बच्चे बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। देखिए, समय इसलिए कम दिया जा रहा है आपको क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही आपका उत्तर आ जाएगा 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम सब। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए, तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक एक्सप्रेशन है 2y² माइनस 3z³। इसमें हमें बताना है चर क्या है। तो हमें पता है चर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किससे दर्शाते हैं? इंग्लिश वर्णमाला के कोई भी अक्षर से। यहाँ पे इंग्लिश वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर हैं? एक तो y है, एक z है। तो y और z यह दोनों ही हमारी क्या होंगे? यह दोनों ही हमारे चर यानी कि वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, सभी बच्चे y और n लिखकर बताइए क्या आपको चर, अचर और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि अंक गणितीय व्यंजक समझ आए या फिर नहीं आए। यदि समझ में आ गए, क्लियर है तो y लिखें, क्लियर नहीं है, कहीं भी कोई डाउट है तो n लिखें। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें। सभी बच्चों को कमेंट करना है। हाँ जी, बीमा खान। अच्छा, बीमा खान की आईडी से स्टूडेंट उन्होंने कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
अच्छा देखिए, हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वह था अंक गणितीय व्यंजक यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दोनों में क्या फर्क है? अंकगणित व्यंजक जो थे उसमें केवल और केवल आपकी क्या थी, संख्याएं थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अचर भी कहते हैं। केवल संख्याएं थी यानी कि अचर थे, और अचर के साथ में यह ऑपरेशन थे। ठीक है। बीजीय व्यंजक जो होंगे, बीजीय व्यंजक में आपके चर भी जुड़ जाएंगे। तो यदि किसी व्यंजक में चर यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर इत्यादि यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और गणित की जो भी संख्याएं हैं वह, और उनके साथ साथ में यह ऑपरेशन, यदि तीनों चीज होती हैं तो वह आपके बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। अंक गणितीय व्यंजक क्या होंगे? अंक गणितीय व्यंजक में केवल आपकी संख्याएं होंगी, संख्याएं और ऑपरेशन, माइनस, गुणा और भाग। जबकि बीजीय में क्या होंगी? बीजीय में आपके होंगी, देखिए, संख्याएं तो रहेंगी, संख्याओं के साथ चर भी रहेंगे, और चर के साथ में क्या जाएंगे, प्लस माइनस गुणा और भाग। तो यह आपको याद रखना है। व्यंजक आपको पहचानने आने चाहिए, कौन से अंक गणितीय व्यंजक है, कौन से बीज गणितीय व्यंजक है या फिर बीजीय व्यंजक है। ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर देखते हैं कुछ उदाहरण को। पहला उदाहरण, y प्लस 5। यहाँ पे अचर भी है, चर भी है y, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, किसी एक ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह बीजीय व्यंजक है। दूसरा एग्जांपल यदि हम देखें तो देखिए, दूसरे एग्जांपल में हमारे खूब सारे चर भी हैं, खूब सारी हमारी संख्याएं हैं यानी कि अचर भी हैं, और ये सभी आपस में संक्रियाओं यानी कि ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। सेम ऐसे ही एग्जांपल 3 में भी है, हमारे पास संख्याएं भी हैं, हमारे पास कुछ चर भी हैं, जैसे y हो गया है, x हो गया है, यहाँ पर भी x है, और ये सभी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। तो इसका मतलब ये तीनों ही जो हमें उदाहरण दिए गए हैं, ये तीनों ही बीज गणितीय या फिर बीजीय व्यंजक के हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी हम उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक उदाहरण के तौर पे, क्या 5n प्लस 7x माइनस वाई, क्या यह एक बीजीय व्यंजक है क्या? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या यह एक बीजीय व्यंजक है? जल्दी से कमेंट करके बताना है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यदि आप सभी देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ आपको संख्याएं दी गई हैं यानी कि अचर हैं, आपको कुछ चर भी दिए गए हैं, जैसे n हो गया है, x हो गया है, y हो गया है, उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस भी हैं। तो यह हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा, बिल्कुल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, y माइनस एन प्लस एक्स। चलिए ये बताइए, y माइनस एन प्लस एक्स, क्या यह एक बीजीय व्यंजक है? y और n लिख के बताना है आपको फ्रंट में, जल्दी से। y माइनस एन प्लस एक्स, क्या यह हमारा एक बीजीय व्यंजक है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। y माइनस एन प्लस एक्स, क्या यह हमारा एक बीजीय व्यंजक है? यदि है तो y लिखें, नहीं है तो n लिखें। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। जो भी आपको उचित लगता है, सही लगता है, वही लिखना है। यदि लगता है यह एक बीजीय व्यंजक है तो y लिखें, नहीं लगता है तो n लिखें। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं इसके लिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। ठीक।
तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस एन प्लस एक्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इंटू एक माइनस एन इंटू एक प्लस एक्स इंटू एक। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ। y गुणा एक करने पर y आएगा, माइनस n गुणा एक करने पर n आएगा, प्लस x गुणा एक करने पर x आएगा। और यदि मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y बटा एक माइनस n बटा एक प्लस x बटा एक। क्योंकि किसी भी संख्या में आप एक से भाग दीजिए हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो बिल्कुल मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक गुणा में है, यानी कि अचर संख्या भी है, तो यह भी आपका एक बीजीय व्यंजक होगा। तो आपको ध्यान रखना है जहां भी चर आएगा वहां अचर तो आ ही जाएगा अपने आप, जहां भी चर आएगा वहां अचर अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए आपको दिया जाता है x प्लस वाई, तो इसमें भी अचर है x गुणा एक प्लस वाई गुणा एक। तो आप क्या देखें, आप केवल और केवल चर देखें, अचर उसमें अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यह एक व्यंजक होगा। चलिए सभी को समझ में आया, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से सॉल्व करें, पूल सेक्शन में आंसर करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है? Is expression x plus 3 is an algebraic expression? सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्या यह एक बीजीय व्यंजक है, हाँ और नहीं? यदि है तो ए ऑप्शन को मार्क करेंगे पोल सेक्शन में, नहीं है तो ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 15 सेकंड वेट कर रहे हैं, 15 सेकंड और है आपके पास। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, x प्लस 3 दिया गया है। इसमें यह x क्या है, एक चर, 3 क्या है, एक अचर, और प्लस क्या है, एक संक्रिया। तो इसमें तीनों चीज है। जब तीनों चीज है तो यह हमारा क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक होगा। तो ऑप्शन ए यस हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कुछ व्यंजक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, यानी कि कौन सा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करें, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं सभी। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए तो देखिए जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं अभी कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है कौन सी एक बीजीय व्यंजक है, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें चर हो, जिसमें अचर हो, जिसमें संक्रिया यानी कि ऑपरेशन हो। तो देखिए इसमें भी अचर है, इसमें भी अचर है, इसमें चर ही नहीं है कहीं पर, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर ऐसी कुछ है ही नहीं।
केवल चर अचर हैं यानी कि संख्याएं हैं और आपका ऑपरेशन है। तो यह आपका कैसा एक्सप्रेशन है, यह आपका अंक गणितीय एक्सप्रेशन है यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ना कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में यहाँ चर है, अचर भी है और संक्रिया भी है। तो इसका मतलब यह कैसा होगा, यह होगा हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। बाकी आप ऑप्शन सी और डी देखेंगे, दोनों ही फिर से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि अंक गणितीय व्यंजक ही है। ठीक है, कोई भी इनमें से बीज गणितीय व्यंजक नहीं है क्योंकि कहीं पर भी चर नहीं है। और हमारे बीज बीज गणितीय व्यंजक होने के लिए हमें चर जरूर होना चाहिए। ठीक है, चर जरूर मिलना चाहिए उस व्यंजक में। तो केवल ऑप्शन बी में ही एक चर है y, इसलिए केवल ऑप्शन बी ही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 10 का उत्तर हो गया है बी। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये लिखा हुआ है 3/5। किसी बच्चे को यदि नहीं दिख रहा हो तो 3/5 लिखा हुआ है। हमें बताना है निम्न में से कौन सा बीज व्यंजक है। Which of the following is an algebraic expression? सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? आसान क्वेश्चन है, जो भी परिभाषा डेफिनेशन आपको बताई गई है उसके हिसाब से चलें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। ध्यान से ऑप्शंस को देखें फिर अपना उत्तर करें। सभी बच्चे उत्तर करें जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है। चलिए 5 4 3 2 1 टाइम सा। तो देखिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं अभी कमेंट में कर सकते हैं। हमसे फिर से बीजीय व्यंजक पूछा गया है, फिर से हम वही कहेंगे जिसमें चर हो, जिसमें अचर हो और जिसमें आपकी संक्रिया हो यानी कि कोई ऑपरेशन हो, प्लस माइनस गुणा भागने से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन में चर दिख रहा होगा, वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जेड ही है, जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऑप्शन डी के अलावा किसी और ऑप्शन में आपका चर है ही नहीं यानी कि वेरिएबल कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब और कोई भी हमारा बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। और सभी कैसे एक्सप्रेशन हो गए, अंक गणितीय एक्सप्रेशन यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जबकि ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारा यहाँ इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमको वेरिएबल चर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं।